हेलो फ्रेंड्स, मैं जय विशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहें। आज की क्लासेस में अपन डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर रिपीट किए गए हैं। आने वाली एग्जाम नॉर्सेट एग्जाम के अंदर भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन में क्वेश्चंस की वन बाय वन। तो बात करें पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू प्रिवेंट एक्सेसिव हेमरेज इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। यानी थर्ड ऑफ स्टेज लेबर के अंदर एक्सेसिव अगर हेमरेज हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा एक्शन इनमें से सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन, यूटेराइन मसाज, मिथर्जिन एडमिनिस्ट्रेशन और लास्ट वन है राइट मीडियोलेटरल एपिजियोटोमी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मीन्स इसमें से कौन सा मेथड जो है वो सही नहीं है जिसके थ्रू अपन ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन से अपन जो है यूट्रस के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, वहाँ के ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ब्लीडिंग को अपन रोक सकते हैं। पीपीए जब भी होता है तो सबसे प्रायर जो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यूटेराइन मसाज ही होता है। तो मसाज के थ्रू भी अपन कॉन्ट्रैक्शन जो है बढ़ा सकते हैं, वहाँ स्टिकनेस हो सकती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं होगी। और मेथर्जिन है वो भी क्या कर देता है, स्क्वीज कर देता है, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप होती है। बल्कि अगर एपिजियोटोमी करेंगे तो आप ब्लीडिंग होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे। सेकंड वन थिंग, थर्ड स्टेज के अंदर एपिजियोटोमी करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर एपिजियोटोमी करते हैं वहाँ कट लगाते हैं तो हेमरेज जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, राइट मीडियोलेटरल एपिजियोटोमी से हेमरेज जो है वो नहीं रोका जा सकता। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल टाइज एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद कम्युनिटी इज नॉन एज। मीन्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बेसिस के ऊपर इंडिविजुअल का इंटरपर्सनल जो टाइप है उसको एक्सटेंड किया जाए तो जो इन्वॉल्वमेंट होता है कम्युनिटी के अंदर उसको अपन किस नाम से जानते हैं या कौन से टाइप का वो डायमेंशन होता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ या फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ एंड सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। चारों के चारों डायमेंशन जो है वो हेल्थ के हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर क्या होगा जो कम्युनिटी के अंदर हो रहा है? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोशल डायमेंशन। यानी कम्युनिटी के अंदर जो भी होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सोसाइटी के अंदर जो हो रही हैं उन डायमेंशन को अपन कौन सा डायमेंशन बोलते हैं? सोशल डायमेंशन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच of the following is not a precaution to be taken in case of patient with a central IV tube। यानी किसी भी पेशेंट को एक सेंट्रल IV ट्यूब लगी है या हो सकता है कि कैनुला लगा हो, फॉर एग्जांपल मान के चलो, तो फॉलोइंग में से कौन सा जो मेथड है ऑप्शन जो है वो गलत है उसके लिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट वन है हैंड हाइजीन, स्किन एंटीसेप्सिस, ऑप्टिमल साइट सिलेक्शन, चेंजिंग द लाइन एवरी डे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी इसमें से कौन सा मेथड अपन वहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। फर्स्ट वन हैंड हाइजीन जरूरी है, जब भी अपन कोई प्रोसीजर करते हैं हैंड वॉशिंग फर्स्ट स्टेप होती है। उसके बाद स्किन एंटीसेप्टिक, कुछ भी अगर इन्वेसिव प्रोसीजर करना है तो वहाँ की स्किन को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ किया जाता है। नेक्स्ट वन ऑप्टिमल साइट सिलेक्शन, अपन कैनुला भी लगा रहे हैं, सेंट्रल लाइन भी लगा रहे हैं, अपन ऐसी साइट पे लगाएंगे जहाँ इजीली अपने को आर्टरी या वेन जो है वो इजीली विजुअलाइज हो, और वही ऑप्टिमल साइड उसका सिलेक्शन करेंगे। तो उसका ऑप्शन जो है वो सही क्या होगा? चेंज द लाइन एवरी डे। जो भी आईवी लाइन होती है या सेंट्रल लाइन होती है, आर्टरी लाइन, उसको डेली जो है वो चेंज नहीं किया जाता। उन सब का एक फिक्स टाइमिंग जो है वो होता है। जैसे कैनुला चेंज करना है तो 72 to 96 आवर्स बाद ही अपन कैनुला चेंज करते हैं। तो एक फिक्स टाइम के बाद अपने को चेंज करता है, ना कि एवरी डे। अगर इसके अंदर उस टाइम से पहले कोई ब्लॉकेज आ जाता है तो अपन चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज टाइम से पहले जो है चेंज नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, चेंज द लाइन एवरी डे जो है वो इसके अंदर राइट आंसर है, यानी वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं करेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ प्ले एग्जिबिटेड बाय टॉडलर्स वेयर दे प्ले बाय देमसेल्व्स इन द प्रेजेंस ऑफ अदर चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज। मीन्स को बच्चे हैं, प्ले का कौन सा टाइप पूछा जा रहा है। बच्चे आपस में खेल रहे हैं, एक बच्चा अपने
साथ अपने आप में ही खेल रहा है, दूसरा बच्चा अपने आप में खेल रहा है, इन दो चिल्ड्रन है उनका आपस में एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं है, सब अपने अपने खिलौनों से खेल रहे हैं, वैसे टाइप के प्ले को अपन कौन सा टाइप का प्ले बोलेंगे? ऑप्शन देखिए, पैसिव प्ले, कोऑपरेटिव प्ले, सॉलिटरी प्ले और पैरेलल प्ले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पैरेलल प्ले। पैरेलल का मीन्स क्या है? एक बच्चा एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा पैरेलली उसी डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स एक अपने खिलौनों से खेलता चला जा रहा है, दूसरे आपस में कोई भी कोऑपरेशन जो है वो नहीं है, कोई भी पैसिवनेस जो है वो दूसरे के अंदर नहीं है, कोई भी कंपटीशन उन दोनों के बीच में नहीं हो रखा, अपने अपने खिलौनों से जो है वो खेलते चले जा रहे हैं। जैसे टाइप के प्ले को अपन क्या बोलेंगे? पैरेलल प्ले। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द ओपनिंग इन द डायफ्राम एक्सेप्ट, यानी डायफ्राम जो है उनसे कौन कौन सी चीज़ें को क्रॉस करके निकलती, किन किन चीज़ों की ओपनिंग वहाँ होती किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन देखिए, इंफीरियर वेना कावा, ईसोफेगस, एओर्टा और ट्रेकियल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रेकियल। ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है वो डायफ्राम से होकर नहीं निकलती है, बल्कि इंफीरियर वेना कावा हो, चाहे एओर्टा हो, चाहे ईसोफेगस हो, ये तीनों के तीनों डायफ्राम के बीचों बीच से उसको क्रॉस करते हुए निकलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रेकियल ओपनिंग जो है वो कहाँ से नहीं होती है? डायफ्राम से नहीं होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विडाल टेस्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स? विडाल टेस्ट फॉलोइंग में से किस टाइप का टेस्ट है? ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है भुवनेश्वर एम्स के एग्जाम में भी एक बार। चलिए बात करते हैं ऑप्शंस की। प्रेसिपिटेशन टेस्ट, बैक्टीरियोलाइसिन, न्यूट्रलाइजेशन एंड एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एग्लूटिनेशन टेस्ट, यानी एग्लूटिनेशन वो टेस्ट जिससे अपन ABO ब्लड ग्रुपिंग करते हैं या RH ग्रुपिंग करते हैं, उसी मेथड के थ्रू अपन कौन सा टेस्ट करते हैं? परफॉर्म। विडाल टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, एग्लूटिनेशन टेस्ट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ पल्सेस इज। ये क्वेश्चन भी भुवनेश्वर एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, एक बार दिल्ली एम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी बेस्ट वे मेथड कौन सा है जिसके वजह से अपन दाल जो है, पल्सेस जो हैं, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन देखिए, मिक्सेस पल्स, फोर्टिफिकेशन, बॉइलिंग और जर्मिनेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के थ्रू अगर अपन जर्मिनेशन किसी भी दालों का करें, पल्सेस का करें, तो उसकी वजह से उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। उनकी वजह से अपने को ज़्यादा न्यूट्रिशन जो अवेलेबल रहता है उतनी ही अमाउंट की पल्स के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जर्मिनेशन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज इन्फ्यूजिंग द डायलिसिस फ्लूइड ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस, ए नर्सिंग एक्शन टू मेक द क्लाइंट मोर कंफर्टेबल एट दिस टाइम एज 2। मीन्स एक क्लाइंट है जिसका पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है, डायलिसिस फ्लूइड उसका अंदर इंसर्ट इन्फ्यूज़ करवाया जा रहा है, तो नर्स का ऐसा कौन सा एक्शन होगा जिसकी वजह से पेशेंट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा? तो ऐसा कौन सा एक्शन होगा? ऑप्शन देखिए आप, इंक्रीज द रेट ऑफ फ्लो, रेज द हेड ऑफ द बेड, टर्न द क्लाइंट फ्रॉम साइड टू साइड, रेफ्रिजरेट द फ्लूइड प्रायर टू इन्फ्यूज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेज द हेड ऑफ द बेड। बेड का हेड है वो रेज कर दो ताकि प्रेशर, क्योंकि अगर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कंटिन्यूसली फ्लूइड अगर इंजेक्ट हो जाएगा तो एब्डोमिनल कैविटी का सर्कमफेरेंस बढ़ेगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है। अगर एब्डोमिन के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, डायफ्राम के ऊपर वो प्रेशर क्रिएट कर सकता है, इसलिए थोड़ा बेड का हेड जो है वो एलिवेट कर दिया जाता है कि ग्रेविटी के थ्रू फ्लूइड जो है ईजिली बाहर भी निकल जाए और ऐसी कोई डिफिकल्टी भी पेशेंट को ना आए। तो पोजीशन कैसी देनी है पेशेंट को? फाउलर्स या सेमी फाउलर्स पोजीशन, बेड का हेड जो है वो क्या कर देना है? एलिवेट, जिससे पेशेंट जो है वो कंफर्ट फील करेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सोडियम फ्लोराइड वाइल इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस इन ब्लड। सोडियम फ्लोराइड की जो वाइल आती है वो कौन सा सब्सटेंस के मेजरमेंट के काम में ली जाती है? ऑप्शन देखिए, ग्लूकोज, यूरिया, HbA1c एंड हेमेटोक्रिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्लूकोज। ग्लूकोज की जो वाइल आती है, जो ग्रे कलर की जनरली वाइल काम में ली जाती है, वो सोडियम फ्लोराइड वाइल होती है, उसके अंदर सोडियम फ्लोराइड प्रेजेंट रहता है, जो ग्लूकोज के मेजरमेंट की जो वाइल होती है उसके अंदर काम में लिया जाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है वो क्या आता है, एक्यूरेट आता है। अगर लॉन्ग टाइम तक के लिए अपन रख के रखें तो वो ग्लूकोज की अमाउंट के अंदर कोई भी डिफेक्ट है वो क्रिएट नहीं होने देता है। तो जो भी अपने को फास्टिंग ब्लड शुगर है या पोस्ट पेरिनियल ब्लड शुगर है या आरबीएस है, वो अगर अपने को चेक करना है तो उसका वाइल के अंदर क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड जो है वो प्रेजेंट होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज डिजाइन इज यूज टू एस्टिमेट द प्रीवेलेंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। यानी ऑस्टियोपोरोसिस प्रीवेलेंस है, उसको एस्टिमेट करने के लिए कौन सी डिजाइन फॉलोइंग में से काम में ली जाती है। ऑप्शन देखिए, क्रॉस सेक्शनल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, क्रॉस ओवर, फैक्टोरियल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल की वजह से क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल जो डिजाइन है अपन काम में लेते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है उसका जो भी प्रीवेलेंस है उसको एस्टिमेट करने के लिए, उसका मेजरमेंट करने के लिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए क्रॉस सेक्शनल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट फॉर द कंडक्शन ऑफ स्टडी। यानी किसी भी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए अगर ब्लूप्रिंट कलेक्ट किए गए हैं, ब्लूप्रिंट का कंडक्शन किया गया है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए, पायलट स्टडी, रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन टूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिसर्च डिजाइन। ओवरऑल जो प्लानिंग होती है किसी भी रिसर्च को करने के लिए उसको अपन क्या बोलते हैं? रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। इसके लिए एक वर्ड काम मिलेगा अलग से। और पायलट स्टडी, पायलट स्टडी का मीन्स होता है कि लार्ज स्केल पे स्टडी करने से पहले एक स्मॉल स्केल पे भी अपन स्टडी करते हैं, एक रिहर्सल के लिए अपन बोल सकते हैं। वो स्टडी कौन सी स्टडी कहलाती है? पायलट स्टडी कहलाती है। बल्कि जो ओवरऑल प्लानिंग करी गई है या जो भी ब्लूप्रिंट मीन्स यानी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट उस स्टडी के दौरान काम में आने वाले हैं, उनको सभी को कलेक्ट किया गया है, उनके लिए प्लानिंग करी गई है, वो क्या कहलाती है? रिसर्च डिजाइन कहलाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटल हार्ट साउंड कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग ए पिनार्ड स्टेथोस्कोप बिटवीन। यानी फीटल की हार्ट रेट सुननी है पिनार्ड स्टेथोस्कोप से, तो अपन कौन से टाइम पीरियड के दौरान सुन सकते हैं? ऑप्शन देखिए, 10 to 12 वीक, 16 to 18 वीक, 20 to 24 वीक, 14 to 16 वीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 to 24 वीक। जनरली पिनार्ड स्टेथोस्कोप से 18 वीक के बाद 18 to 20 वीक भी अपन जो है वो फीटल हार्ट रेट सुन सकते हैं। बट 18 वीक से पहले हैं वो पिनार्ड स्टेथोस्कोप से हार्ट रेट या फीटल हार्ट रेट जो है वो नहीं ईयर होती हैं। इसलिए ऑप्शन के अंदर अगर देखा जाए तो सारे ऑप्शन जो है 18 से पहले के, 18 के बाद का एक ही ऑप्शन है वो है 20 to 24 वीक्स। तो उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा? 20 to 24 वीक्स। जनरली 18 to 20 वीक भी सही आंसर है अगर ऑप्शन में आता है तो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एन्सेफेलाइटिस इज ए कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद विच वैक्सीन। क्या पूछ रहा है? सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेन एन्सेफेलाइटिस होता है, यानी ये ब्रेन की लेयर का इन्फेक्शन है जिसके अंदर वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाता है। वो कौन से टाइप के वैक्सीन का कॉम्प्लिकेशन होता है? ऑप्शन देखिए आप। ऑप्शन है A1 है मीजल्स, ऑप्शन बी है रूबेला, ऑप्शन सी है जर्मन एन्सेफेलाइटिस, ऑप्शन डी है BCG। तो किसकी वजह से ये डिसऑर्डर जो है, जो सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एन्सेफेलाइटिस इन्फेक्शन जो है अपने को देखने को मिल सकता है? कौन से वैक्सीन का कॉम्प्लिकेशन में भी हो सकता है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मीजल्स। मीजल्स की वजह से, मीजल्स इन्फेक्शन की वजह से भी और मीजल्स वैक्सीन की वजह से भी ये कॉम्प्लिकेशन जो है अपने को जनरली देखने को मिल सकता है। किसी भी ब्रेन के लेयर का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन जो है वो वहाँ हो सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज कंसिस्ट ऑफ लिस्टिंग ऑफ स्टेप्स, एक्टिविटीज और बिहेवियर विच द ऑब्जर्वर रिकॉर्ड व्हेन एन इंसिडेंट अकर। मीन्स क्या पूछा जा रहा है? कोई भी इंसिडेंट अगर जब हो जाता है
तो जो लिस्टिंग ऑफ स्टेप होती हैं, कोई भी एक्टिविटी है, बिहेवियर है, ऑब्जर्वर कौन से रिकॉर्ड, किस रिकॉर्ड के थ्रू जो है वो उनका मेजरमेंट करेगा, किस रिकॉर्ड के थ्रू जो है वो एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करेगा। ऑप्शन देखिए आप, लिकर्ड स्केल, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, इंडेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चेकलिस्ट। यानी कुछ भी मिस हो जाता है तो एक चेकलिस्ट होती है, वो चेकलिस्ट में आइटम का नाम होता है, आगे एब्सेंट और प्रेजेंट लिखा होता है, येस और नो लिखा होता है, उसमें अपने को सिर्फ टिक करना होता है कि ये इक्विपमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट जो अपने पास प्रेजेंट है। तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है तो उस टाइम कौन सी लिस्ट चेक करी जाती है? चेक लिस्ट जो सबसे पहले चेक करी जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन रिटन ऑर्डर फॉर सप्लाईज एंड इक्विपमेंट और फॉर देयर रिपेयरमेंट इज। मीन्स कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कहीं भी आप काम कर रहे हैं बोर्ड के अंदर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है, इक्विपमेंट, उसकी सप्लाई का ऑर्डर के लिए या उसके रिपेयरमेंट के लिए अगर कुछ भी रिटर्न ऑर्डर देना है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट इन्वेंट्री, ऑप्शन बी इंडेंट, ऑप्शन सी रिक्विजिशन, ऑप्शन बी है कोटेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिक्विजिशन। एक रिक्विजिशन एप्लीकेशन, रिक्विजिशन फॉर्म जो है वो सेंड किया जाता है कि ये सामान की कमी है या तो सप्लाई किया जाए या ये सामान जो इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलर काम नहीं कर रहा है इसको रिपेयर करवाया जाए। बात करें इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री का मीन्स होता है कि क्या क्या सामान अवेलेबल है, पर्टिकुलर शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी इन्वेंट्री ली जाती है कि कितने थर्मामीटर अवेलेबल हैं, कितने भी इंस्ट्रूमेंट जो है अवेलेबल हैं, वो सभी की इन्वेंट्री नेक्स्ट जो भी हैंड ओवर टेकिंग स्टाफ होता है वो लेता है, जो भी हैंड ओवर देने वाला होता है उससे, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। इंडेंट की बात क्या होती है कि जो भी सेंट्रल स्टोर होता है वहाँ से क्या क्या सामान एक पर्टिकुलर वार्ड के लिए चाहिए होता है वो मंगवाया जाता है बल्क के अंदर, कि इतने 7 दिन के अंदर, आने वाले 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर इतने सामान के जाता है, वो इंडेंट बुक के अंदर इंडेंट भर के दिया जाता है ताकि वो सामान जो है उनको मिल सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रिक्विजिशन। तो ये था अपना एक आज का एक छोटा सा क्वेश्चन सेशन। आई होप कि आज का क्वेश्चन सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। कुछ भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर पूछें। किस प्रकार के क्वेश्चन आप आने वाले एग्जाम में चाहते हैं, कौन से क्वेश्चन पे फोकस किया जाए, कौन सी कैसे भी गाइडेंस अगर हमारे लायक है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। आने वाली एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। अभी हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लास से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।